Welcome all the viewers to this lecture, which is part of lecture series on लैंड लॉ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लैंड लॉ पर लेक्चर सीरीज चल रहा है और म्यूटेशन के बारे में 2 लेक्चर आ चुका है। म्यूटेशन का जो इसके पहले लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 36 है। तकनीकी कारणों से उसका हेडिंग नहीं आया है। कोशिश कर रहे हैं कि उसका हेडिंग भी आ जाए, उसका शीर्षक भी आ जाए ताकि आप लोग को खोजने में आसान हो। उसका शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। म्यूटेशन कब, क्यों और कैसे। अंग्रेजी में म्यूटेशन व्हेन, व्हाई एंड हाउ, उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज का लेक्चर होगा उसी कड़ी में, लेक्चर नंबर 37। इसमें आज बताएंगे कि म्यूटेशन का उद्देश्य क्या रहा है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा जब जमींदारी उन्मूलन के समय में बताए थे, बीटी एक्ट के समय में भी बताए थे। जो व्यूअर लगातार लेक्चर सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, वो सबको मिला करके देखेंगे तो फिर उनको स्मरण हो जाएगा और वहीं से फिर यहाँ अब इस संदर्भ में शुरू करेंगे और कानून की प्रक्रिया में म्यूटेशन के लिए क्या क्या चेंजेज आया, कब कब आया, उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ अभी आम जनता को जो ज़रूरत है उसका ख्याल करके तो ये धारावाहिक लेक्चर शुरू किया गया है, लेकिन बहुत से विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अधिवक्ता लोग हैं या जो न्यायाधीश लोग हैं वो भी इस चैनल को देख करके फॉलो करके बहुत लाभ उठा रहे हैं। तो उन लोग के हितों को भी देखते हुए उन लोग को निर्णय करना है, न्यायिक पदाधिकारी को। तो उस समय क्या कानून था, बीच में क्या कानून हुआ, आज क्या कानून है, इसका थोड़ा सा भी ज्ञान रहने से उनको स्वयं कानून देखने, खोजने, समझने में सुविधा होगी। उसी तरह से जो अधिवक्ता गण हैं, रेवेन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उनको रेवेन्यू से संबंधित कोई मैटर आ गया, लैंड लॉ से संबंधित मैटर आ गया, तो उसका रेफरेंस हो सकता है कि नया कानून कब लागू होगा, पुराना कानून कब लागू होगा। इस सब बातों का ख्याल रखते हुए कुछ पुरानी बातें यहाँ पर इसी संदर्भ में इस लेक्चर में बताया जाएगा और उससे आप लाभान्वित होंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जैसा कि पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, कि शुरू में कोई भी कानून म्यूटेशन का नहीं था और इसकी प्रक्रिया जमींदारी के समय से ही शुरू हुई। और जब जमींदारी प्रक्रिया शुरू हुई, जमींदारी जाने के बाद जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो सर्कुलर निकाला जाता था उसके द्वारा ये कार्रवाई संपन्न होती थी और उसमें समय समय पर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता था, उसके हिसाब से कार्रवाई होती थी। तो इस संदर्भ में ये जरूरी है कि जानना कि वो क्या प्रोविज़न था और वो प्रोविज़न कब से कब तक लागू हुआ। तो ये सब जो अंग्रेजी में उसको बोलते थे एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। तो एक बार में नहीं, क्रमशः जैसे जैसे आवश्यकता हुई उसमें सुधार होते गया और इंस्ट्रक्शंस मिलते गया। यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो डिसीजन होता था उसको पत्राचार के जरिए या कभी संकल्प पत्र के जरिए या गजट नोटिफिकेशन के जरिए जब निम्न पदाधिकारी को, रेवेन्यू से संबंधित पदाधिकारी को, कलेक्टर के माध्यम से अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एसडीओ सबको दिया जाता था, उसका एक जगह कंपाइलेशन जो किया गया, सब एक जगह क्रमबद्ध किया गया, उसका बोलते हैं म्यूटेशन मैनुअल। इसलिए बहुत से लोग म्यूटेशन मैनुअल का आधार लेते हैं और संदर्भ लेते हैं कि म्यूटेशन मैनुअल के हिसाब से पहले म्यूटेशन होता था। तो म्यूटेशन मैनुअल कोई विधिवत कानून असेंबली के द्वारा पारित किया हुआ नहीं था।
वो सरकार का दिशा निर्देश था जो समय समय पर जारी किया जाता था, और उसी दिशा निर्देश के हिसाब से जो अधिकारी थे रेवेन्यू से संबंधित उनको उत्तरदायित्व दिया गया था, और उसी प्रकार से उनकी बहाली भी की गई थी। जैसे आप सभी जानते हैं, सबसे नीचे के कर्मचारी होते थे, उसके ऊपर सर्किल इंस्पेक्टर कहलाते थे, उससे ऊपर अंचल अधिकारी, उससे ऊपर TCLR, इसको उप समाहर्ता भूमि सुधार कहते थे। इस तरह से कई प्रकार के ऑफिसर्स का लैडर बना हुआ था। भूमि सुधार जो पदाधिकारी जो होते थे वो SDO रैंक के होते थे, और वो रेवेन्यू के इंचार्ज होते थे। तो कहीं कहीं पर एक ही व्यक्ति शुरू में SDO भी होते थे, तो DCLR का भी कार्यभार करते थे। उसी तरह से अंचल में कोई BDO होते थे तो अंचल का भी काम करते थे। तो ये सब प्रक्रिया शुरू में चली थी। तो दो इसका पीरियड माना जाता है। पहला पीरियड हुआ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जमींदारी जाने के बाद 1950 में जब बना लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में, तो जो व्यवस्था की गई वो व्यवस्था 1950 से 61 तक रही। और मोटी मोटी बातें उस समय की बताएंगे कि 1950 से 61 तक म्यूटेशन को कैसे किया जाएगा और क्या दिशा निर्देश दिया गया था। तो उस समय का जो मैटर था और उस समय के मैटर का आज अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो वो उस समय का जो दिशा निर्देश था सरकार का, जो म्यूटेशन मैनुअल में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो पदाधिकारी ने किया कि नहीं किया, ये समस्या के समाधान के लिए देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर कोई विवाद हो आज के तारीख में और उसमें ये विवाद हो कि जिस समय म्यूटेशन किया गया उस समय ऐसी व्यवस्था थी लेकिन उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं करके उसको विपरीत किया गया, तो उसका भी कानूनी मान्यता नहीं होगी। इस पर भी न्यायालय निर्णय दे सकता है। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, फिर भी चूंकि ये सबों के हित के लिए है इसलिए हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। तो पहला उसमें प्रावधान था कि जब म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता था, यानी कि आवेदन, लिखित आवेदन देना पड़ता था, तो वो कर्मचारी को नहीं अधिकार दिया गया था, वो सीधे अंचल अधिकारी को दिया गया था। अंचल अधिकारी रिसीव करता था, वो ऑफिस में ही रिसीव करता था। तो अंचल अधिकारी या तो स्वयं उसको दिया गया तो उस पर इनिशियल करके और एक क्लर्क जो रहता था उसको दे देता था, या क्लर्क के माध्यम से वो एक क्लर्क को बहाल किया गया था जो म्यूटेशन के आवेदन को रिसीव करता था, उसको म्यूटेशन क्लर्क बोलते थे, और वही रजिस्टर भी मेंटेन करता था और रजिस्टर पर उसको चढ़ाता था। तो पहला काम वो क्या करता था, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक अलग से रिकॉर्ड तैयार करता था, रजिस्टर पर लिखता था और रिकॉर्ड बनाता था उस आदमी के नाम से, और उसका कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो है उस रिकॉर्ड में लगाता था, और उसका कॉपी जो है ग्राम पंचायत को भेज के ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मांगता था। ये पहली प्रक्रिया थी, यानी कि आवेदन डायरेक्ट अंचलाधिकारी को दे उनके हाथ में, तो उस पर इनिशियल करके भेज देते थे किरानी के पास। वो किरानी उसके आधार पर रजिस्टर में एंट्री करता था, म्यूटेशन रजिस्टर उसको बोलते थे, और एक रिकॉर्ड बनाता था फ्लाई लीफ लगा करके, वो सरकार की तरफ से दिया जाता था, और उसमें ऑर्डर शीट में अंकित करता था कि आज दिनांक इतना को अमुक व्यक्ति के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन दिया गया है। ये प्रक्रिया क्लर्क के द्वारा की जाती थी, और उसी के द्वारा पिटीशन का जो कॉपी होता था वो ग्राम पंचायत को भेजने का नियम था, ग्राम पंचायत को भेजा जाता था, और ग्राम पंचायत को भेज करके उससे प्रतिवेदन की मांग किया जाता था। उसमें 3 महीना का समय निर्धारित था कि 3 महीना के अंदर वो रिपोर्ट मंगा लेना है। तो उस समय पंचायत को किस लिए भेजा जाता था कि पंचायत तो गठन 1947 में हो गया और जमींदारी भेद किया 1950 में, अंचल कार्यालय बना 1950 के बाद कार्यरत हुआ। तो ग्राम पंचायत में चूँकि वहाँ का लोकल सरपंच, मुखिया, ग्राम पंचायत के जो मेम्बरान आम सभा के होते सब लोकल रहते थे, तो जो
ग्राम पंचायत को जानकारी थी किसी के ज़मीन के बारे में, वो सही और जल्दी सटीक रिपोर्ट वहाँ से आ सकता था, इसलिए वैसी व्यवस्था की गई थी। अब मान लिया कि अगर 3 महीना के अंदर रिपोर्ट नहीं दिया तो 3 महीना का इंतजार करने के बाद जो रेवेन्यू पदाधिकारी होते थे वो म्यूटेशन पर आदेश करते थे। उसी क्रम में कहीं कहीं लोग देखा गया है जो कि इंस्ट्रक्शन नहीं रहते हुए भी, अब पिछले बार हमने भी संदर्भ लिया था कि पहले म्यूटेशन सरपंच लोग कर दिया करते थे, तो सरपंच को म्यूटेशन करने के लिए कहीं ऑथराइज नहीं किया गया था लीगली, लेकिन म्यूटेशन का आवेदन जब रिपोर्ट के लिए जाता था तो उस पर वो लोग भी पंचायत स्तर पर एक प्रोसीडिंग बना करके और उसका निराकरण करके वो रिपोर्ट के बजाय वो म्यूटेशन करके ही भेज देते थे। तो ये भी कहीं कहीं देखा गया था, लेकिन प्रावधान नहीं था। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि म्यूटेशन का प्रावधान सरपंच को ही म्यूटेशन करने का अधिकार दिया गया था, पंचायत को ही दिया गया। पंचायत से सिर्फ रिपोर्ट मांगा जाता था और उस रिपोर्ट के आधार पर वो किया जाता था। और उस समय शुरू में म्यूटेशन का जो निर्णय होता था वो ऑफिस में नहीं होता था ज़्यादातर, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में कि ये कोशिश करना चाहिए जहाँ तक संभव हो कि जिस इलाका का, जिस गांव में या जिस पंचायत में पिटीशन आया है, 1, 2, 4, 5, 10 आ गया है, तो सबको ले करके वहाँ कैंप लगा करके और कैंप कोर्ट बना करके और वहाँ पर तुरंत उसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन कैंप कहाँ लगेगा, कब लगेगा, इसके लिए एक पूर्व सूचना देना जरूरी था कि अमुक गांव में लगेगा। तो कर्मचारी के माध्यम से या चपरासी के माध्यम से या किसी माध्यम से अंचल अधिकारी सूचना देते थे कि आज इस गांव में कैंप कोर्ट लगेगा। या कर्मचारी को तो काम था घूमते रहना, जिस हल्का कर्मचारी जाता था तो लगान वसूलने के लिए हर रैयत के दरवाजे पर रजिस्टर लेके जाता था, उसका यही ड्यूटी था। हर रैयत के पास जाना, उसके दरवाजे पर, दलान पर, जहाँ भी है अवेलेबल, जा करके उससे कहना कि आपका लगान नहीं मिला है, इतना साल का बकाया है या 1 साल का बकाया है या करंट है, आप दीजिए। तो वो सबसे संपर्क में रहता था। तो ये व्यवस्था करीब 1961 तक ऐसे चली। फिर उसमें कुछ सुधार हुआ। वो जो सुधार हुआ उसकी व्यवस्था 1961 से 1975 तक चली। उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया। इसी बीच 73 में एक म्यूटेशन का कानून भी बन गया। तो पहले वो सुधार वाली प्रक्रिया क्या थी, तब कानून वाली बताएंगे। तो 71 से 75 तक जो हुआ तो उसमें 2 प्रकार का म्यूटेशन का कैटेगरी बनाया गया। एक कैटेगरी बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई रैयत भूधारी अगर है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसका वारिस कौन है और वारिस का नाम म्यूटेशन होगा। तो उसको बोलते थे म्यूटेशन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, या कि उत्तराधिकारियों का दाखिल खारिज। तो उत्तराधिकारियों का दाखिल खारिज कब होगा, जब मूल रैयत जो भूधारी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक कैटेगरी हो गया, माने एक क्लास हो गया, एक वर्गीकरण किया गया। दूसरा वर्गीकरण हुआ कि हस्तांतरण हो, जब भूमि का हस्तांतरण हो या कि ट्रांसफर हो। तो ट्रांसफर की विधि क्या थी, वैधानिक विधि क्या थी, या तो बिक्री कर दे, सेल, या दान दे दे, गिफ्ट, या और जो प्रक्रिया कानून के तहत ट्रांसफर करने का, उस तरह का जो भी व्यवस्था कानून में था, जिसको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, उसमें लीज भी आता है, मॉर्गेज भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, विल भी आता है। तो ये सब ट्रांसफर की प्रक्रिया थी, जिससे कि अगर एक व्यक्ति का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के पास चला गया, अब से विल से तुरंत ट्रांसफर नहीं होता है राइट। जो आदमी विल करता है वो मर जाएगा, तब जिसको दिया गया विल उसको राइट ट्रांसफर होता है। तो ऐसा केस में मान लीजिए कि वो जो विल करने वाला है मर गया तो विल से उसका राइट हो गया ट्रांसफरी का, तो वो उसके बाद आवेदन कर सकता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। ये मॉडिफाई हुआ था 1963 में, 1/1/63 से इसको लागू किया गया था। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा और किया गया, 71 में एक सुधार किया गया।
वो इंस्ट्रक्शन दिया गया 71 में, उसमें जो दिया गया 71 में, उसमें कहा गया कि अगर कोई विवाद हो जाता है म्यूटेशन में और वो विवाद स्वत्व से, टाइटल से संबंधित है, तो उसमें कोई म्यूटेशन का आदेश नहीं होगा, वो क्लोज कर देना पड़ेगा, अंचल अधिकारी को बंद कर देना पड़ेगा, ये कहते हुए कि इसमें टाइटल का विवाद है जो मेरे क्षेत्राधिकारी नहीं है। तो जो व्यक्ति को टाइटल डिक्लेयर कराना होगा वो अपना कोर्ट में जाएगा। तो ये उसके सुधार करने के बाद ये 23/12/1971 से ये व्यवस्था लागू हुई थी। तो 61 के बाद जो पहला सुधार किया गया कैटेगरी वाला, वो 1/1/63 से किया गया, और ये टाइटल वाला जो मामला था वैसा अगर झंझटिया रहा, जिसमें कि डिस्प्यूट हो गया कि इनका टाइटल नहीं है या नहीं इनको प्राप्त हुआ है, किसी भी तरह से अगर चैलेंज होता है, तो उसके लिए 23/12/71 का जो दिशा निर्देश था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसके हिसाब से ये करना पड़ता था कि कोर्ट करेगा, सिविल कोर्ट करेगा, ग्राम पंचायत या ये सरपंच या अंचल अधिकारी वाली जो व्यवस्था थी उसमें लागू नहीं होगी। वैसे इस केसेज में अगर रिपोर्ट पहले मांग लिया गया है और रिपोर्ट कुछ आ भी गया है और स्वत्व का बाद में अगर खड़ा होता है, बखेड़ा झंझट खड़ा होता है, डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो उसका पर कुछ कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद फिर 72 में कुछ और सुधार किया गया कि प्रोसीज्योर में, प्रैक्टिस में कैसे करेंगे, कार्यान्वयन कैसे करेंगे। तो इसमें फिर किया गया, पहला वाला जो था इसमें बाजाबता रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जैसी एप्लीकेशन आएगा अंचल ऑफिस में तो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और जो रिपोर्ट पंचायत से मांगा जाता था वो पंचायत को भेजा जाएगा, पंचायत से रिपोर्ट मांगा जाएगा, लेकिन उसमें 3 महीना के बजाय 1 महीना कर दिया गया। और जो अगला जो डेट होगा उसमें 1 महीना का तो पंचायत को टाइम मिला, तो जाहिर है कि जब वो रिपोर्ट आएगा उसके बाद होगा, इसलिए 6 सप्ताह का उसमें डेट दिया जाएगा। ये थोड़ा उसमें सुधार किया जाएगा। और अगर 1 महीना के अंदर रिपोर्ट नहीं आया पंचायत से, तो अंचल अधिकारी वो कर्मचारी से रिपोर्ट मांगेंगे और सर्किल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगेंगे, और अगर कोई आपत्ति आया तो दोनों पार्टी को सुनेंगे, और अगर आपत्ति नहीं आया तो आवेदन कर्ता जो है उनको सुन करके और रिपोर्ट के आधार पर म्यूटेशन करेंगे। तो ये थोड़ा सुधार हो गया पहले वाला प्रैक्टिस से, कि ग्राम पंचायत से रिपोर्ट नहीं मांग करके, या अगर रिपोर्ट वहाँ नहीं आया तो कर्मचारी और सर्किल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये 1972 से प्रारंभ हुई। अब उसमें एक और 75 में सुधार किया गया कि मान लिया कि कोई ऐसा भूमि है जिसके लिए म्यूटेशन हो रहा है, उसमें ग्राम पंचायत का स्वार्थ निहित हो, ग्राम पंचायत से मतलब उसको रहा उस जमीन से, तो वो ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी थे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, कोई भी हो सकते हैं जिनको ग्राम सभा ने ऑथराइज किया, और नहीं तो मुखिया तो प्रतिनिधि है ही है, वो तो वैधानिक रूप से प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत के, तो उनको अधिकार दिया गया कि वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं अंचल अधिकारी के यहाँ ग्राम पंचायत की ओर से। और जो कैंप कोर्ट लगता था, सिविल न्यायालय जिसको बोलते थे, उसको दायरा को बढ़ा दिया गया, और दायरा को बढ़ा करके क्या किया गया कि जब भी शिविर लगेगा तो एक पंचायत का लगेगा, माने किसी एक पंचायत को चयन किया जाएगा, और पंचायत में जहाँ पर पंचायत भवन है या जहाँ पर ग्राम सभा की बैठक होती है या कोई जो सुलभ स्थान हो जहाँ पर कि अधिकारी लोग बैठ करके निपटारा कर सके, कोर्ट लगा सके, तो कैंप के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती थी। उसके लिए 1 सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य था, ताकि सभी लोग, संबंधित लोग अपना कागजात ले करके वहाँ पर उपस्थित हो जाए। अब कैंप कोर्ट के लिए भी कुछ नियमावली बना दी गई थी कि कैंप कोर्ट में क्या देखेंगे। तो सबसे पहला शर्त रखा गया कैंप कोर्ट में कि जिस म्यूटेशन केस में
कोई विवाद नहीं है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड या अनकंटेस्टेड मैटर होगा, उसी को कैंप कोर्ट में निराकरण किया जाएगा, यानी कि उसी का म्यूटेशन स्वीकृत किया जाएगा। दूसरा कहा गया कि कैंप कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन कर्मचारी के हाथ में नहीं दिया जाएगा, और कर्मचारी को भी हिदायत दिया गया था कि आप डायरेक्ट कैंप कोर्ट में किसी भी व्यक्ति से कोई कागज या एप्लीकेशन नहीं ले सकते हैं। वहां पर कैंप कोर्ट में जो भी एप्लीकेशन जाएगा वो सब अंचल अधिकारी के हाथ में जाएगा, ऐसा दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिया गया था। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, कुछ बात हुआ होगा, उस सबको ख्याल करते हुए ये सब कुछ प्रावधान बनाया गया। उसके बाद बनाया गया कि अगर कैंप कोर्ट में एप्लीकेशन आ गया, यानी कि म्यूटेशन का आवेदन आ गया और कुछ कागजात आ गए, तो वो अंचल अधिकारी उसको रजिस्टर पर इंटर करेंगे। एक रजिस्टर होगा जिसमें उसको इंटर करेंगे। वो कैंप कोर्ट के लिए अलग व्यवस्था की गई उसके रजिस्टर का, उसमें सबका नाम पता ये सब इंटर करने का, कौन प्लॉट है ये सब उसमें इंटर है। और जो व्यक्ति देगा आवेदन कैंप कोर्ट में, तो उसको एक रसीद भी दिया जाएगा कि हमने इनसे प्राप्त किया। तो उसका अलग से रसीद छपाने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते थे कि 2 कॉपी बना देते थे कार्बन लगा करके, और एक नीचे कार्बन कॉपी पर रिसीविंग ले लेते थे। अब अंचल अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं तो वो अपना दस्तखत कर देते थे, वो रिसीव करते थे, दस्तखत करते थे, ताकि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो उनको दिया गया बाद में गड़बड़ी नहीं हो। इसीलिए ये सब बनाया गया था, कुछ अनुभव के आधार पर उस समय आवश्यकता हुई थी। और अगर कोई डिस्प्यूटेड केस है जहाँ पर कोई विवाद हुआ कि नहीं होना चाहिए, और जब दोनों पक्षों में विवाद हो गया तो उसको वहाँ पर नहीं अलाउ करके उसमें फिर इंक्वायरी करना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि इसमें हम इंक्वायरी करेंगे, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था। और फिर उसमें कलेक्टर को, एडिशनल कलेक्टर को, सब डिवीजनल ऑफिसर को, DCLR को, इन लोग को दिशा निर्देश दिया गया था कि आप समय समय पर कोर्ट लगा करके और ये सब चीज़ का वेरिफिकेशन करें कि जो दिशा निर्देश है उसका सही पालन हो रहा है कि नहीं। तो ये व्यवस्था चली। ये व्यवस्था वस्तुतः 75 तक चलते रही, लेकिन 1973 में एक कानून बन गया। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हम लोग का विधानसभा है, उसने कानून बनाया। उस कानून का नाम है बिहार टेनेंट्स होल्डिंग्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1973। ये कानून बिहार प्रांत के लिए, प्रांत भर के लिए ये बना। इसको लोग बोलचाल की भाषा में शॉर्ट में बोलते थे ये म्यूटेशन एक्ट। उसका हिंदी थोड़ा ये है, उसको हिंदी भी बता देते हैं। हम लोग के मुंह पर हमेशा हिंदी नहीं आता है, इसलिए उसका हिंदी भी बता देते हैं। जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए हिंदी थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है। उसका नाम है बिहार अभिधारी होल्डिंग अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम 1973। 73 में बना था। ये भी विचित्र परिस्थिति में बना और तुरंत इसको लागू नहीं किया गया। इसमें कानून में लिख दिया गया कि जब सरकार अपने गजट में निकालेगी कि हम इसको कब और कहाँ कैसे लागू करेंगे, तभी लागू होगा। तो 73 में कानून बना, तब ये कानून ऐसे ही पड़ा रहा। इसलिए पड़ा रहा कि इसमें प्रेसिडेंट का अनुमति लेना पड़ता था, एसेंट लेना पड़ता था राष्ट्रपति का। तो ये राष्ट्रपति का अनुमति ही मिला 5/5/75 को। तो 5/5/75 को हुआ तो लागू हुआ। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो होता है कि किस एरिया में लागू होगा, तो 1/1/78 से नोटिफिकेशन हुआ कि कहाँ कहाँ ये लागू होगा। और उसके बाद अलग अलग नोटिफिकेशन होते गया, उसमें लागू करने का उसमें स्थान आया। तो सब जगह एक बार में ये लागू नहीं हुआ है। ये इसके साथ प्रॉब्लम हुआ, इस एक्ट के साथ। धीरे धीरे करके लागू किया गया, क्रमशः जिसको कहते हैं। अमेंडमेंट इसको हो गया
और वो अमेंडमेंट के बाद फिर इसमें एक बार और अमेंडमेंट हुआ, कोई कमी पाया गया तो उसको पूरा करने के लिए वो अमेंडमेंट हुआ 1982 में, और लागू हुआ 83 से, बिहार एक्ट 3 ऑफ 1983। एक्ट बना 73 में, प्रेसिडेंट का अनुमति मिला 75 में, फिर उसमें पहला नोटिफिकेशन निकला 78 में, एक जिला में लागू किया गया, फिर 83 में कानून को थोड़ा विस्तार दिया गया, उसमें सुधार करके, और सुधार करके तब तक के कहाँ कहाँ किस जिला में लागू किया गया, ये जानकारी के लिए ये सब लागू हुआ 78 से। सबसे पहला जो लागू हुआ है 78 में, ये समझ लीजिए। तो 78 में जो लागू हुआ, बिहार सरकार अपने गजट नोटिफिकेशन में, गजट में निकालती है, प्रकाशित करती है कि इस जिला में ये म्यूटेशन एक्ट लागू हुआ, या कि जो अभी कानून का नाम बताए वो कानून, शॉर्ट में समझने के लिए म्यूटेशन एक्ट बोल रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन एक्ट उसमें लिखा हुआ नहीं है। जो नाम बताए वो लंबा नाम है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं। लंबा नाम है बिहार टेनेंस होल्डिंग्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1973। तो ये म्यूटेशन के लिए पहला जो चयनित स्थान हुआ जहां ये एक्ट को लागू किया गया, वो 11/5/1978 को पूर्णिया जिला के बनमनखी, धरहरा कोठी, धमदाहा, भवानीपुर एवं रुपौली अंचल, इतने ही जगह पर लागू हुआ। उसके बाद फिर दोबारा नोटिफिकेशन हुआ, बिहार सरकार का, इसको लागू करने के लिए क्षेत्र चयनित किया गया 1/8/1978 को। उसमें किया गया मुंगेर जिला का एक अंचल खड़गपुर, दूसरा पूर्वी चंपारण जिला का एक अंचल छोड़ा दानो, नालंदा जिला का एक अंचल बिहार शरीफ, और पटना जिला का एक अंचल बिहटा। ई प्रयोग के रूप में सरकार, क्या उसके पीछे उद्देश्य था सरकार का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि सरकार ने क्रमवार तरीके से इसको लागू किया, और हो सकता है कि इसके पीछे कोई और रीजन हो जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो, और उस पर वो रिसर्च का विषय है, और वो हम लोग के लिए, कानून के विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि कब कहाँ पर लागू हुआ, ताकि मान लीजिए कि कोई ऐसा म्यूटेशन का ऑर्डर आ जाए जो 78 के पहले का हो, तो वो देखना पड़ेगा कि 78 के पहले उस इलाका में ये कानून लागू था कि नहीं था, या 78 के बाद हो तो उस इलाका में लागू था कि नहीं था। अगर लागू नहीं था तो अंचल अधिकारी ने जो ऑर्डर कर दिया, तो वो ऑर्डर लेकर के आज कोई नया केस विवाद हो रहा है, या सिविल सूट में, या किसी मुकदमा में, या पंचायती में भी कहीं भी जरूरत पड़ जाए, वो दिखाएगा कि हमारा म्यूटेशन हो चुका। मान लीजिए कोई दिखाता है कि 80 में मेरा म्यूटेशन हो चुका, और जिस स्थान का है, जिस अंचल का है 80 में, वहाँ पर कोई पावर ही नहीं दिया गया था म्यूटेशन करने के लिए, यानी कि वो एक्ट का एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं हुआ था, तो उस एक्ट के प्रावधान से नहीं होना चाहिए था, तो पुराना जो मैनुअल का प्रावधान था उससे होना चाहिए। तो ये सब कभी कभी शायद ऐसा पुराना विवाद मिल सकता है, लेकिन विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि कब कब कहाँ हुआ। आम आदमी के लिए उतना जरूरी है। फिर नोटिफिकेशन हुआ 15/9/1988 को, 15/9/1988 को हुआ। ये गया जिला में आमस, गुरुआ, इमामगंज, डुमरिया और शेरघाटी अंचल में, इतना ही हुआ। उसी नोटिफिकेशन में औरंगाबाद जिला में लागू किया गया मदनपुर, रफीगंज एंड देव। उसके बाद फिर 18/7/1989 1989 को लागू किया गया वैशाली जिला के महनार, सहदेई बुजुर्ग, लालगंज, वैशाली, हाजीपुर, बिद्दुपुर, महुआ, गोरोल, जंदाहा, राघोपुर, पातेपुर, इतना अंचल में लागू हुआ। उसके बाद जो गजट बना वो 7/9/1989 का। जहानाबाद जिला में अरवल, करपी, कुर्था, मखदूमपुर, जहानाबाद, काको तथा घोसी, ये सब अंचल में आया। फिर दूसरा गजट उसके बाद आया 5/6/1990 को। ये भोजपुर जिला में लागू हुआ।
उदंतपुर नगर, बढ़हरा, कोइलवर, सहार, संदेश, पीरो, तरारी, शाहपुर और बक्सर अंचल में। तो भोजपुर जिला के इतने अंचल में लागू हुआ। और उसके बाद उसी साल एक और नोटिफिकेशन हुआ अलग से, उसी दिन 5/6/1990 को ही रोहतास जिला का डिहरी, दावत और कुदरा अंचल में, सीतामढ़ी जिला का रीगा और सुरसंड अंचल, कटिहार जिला का बरारी और मनिहारी अंचल, किशनगंज का किशनगंज अंचल, समस्तीपुर का पूसा अंचल, भागलपुर का बाराहाट अंचल और औरंगाबाद टाउन नगर और हसपुरा, इतना जगह में ये सब काम हुआ, लागू हुआ। अब उस समय जहां जहां ये लागू हुआ, ये एक्ट जो था इसी के हिसाब से कार्य होने लगा। अब हिसाब से जो कार्य होने लगा, तो इसका पर्पस क्या था, इस एक्ट को लागू करने का पर्पस क्या था, जो 73 का एक्ट बना, म्यूटेशन एक्ट। तो इसका पर्पस था, उद्देश्य, तो जैसा कि उद्देश्य तो पहले से बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि उसमें उद्देश्य था कि सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, सरकार रेवेन्यू कलेक्शन करेगी, भूमि धारकों से लगान लेगी, तो कैसे लेगी, तो उसके पास रिकॉर्ड अप टू डेट रहना चाहिए। तो पहला उद्देश्य था राजस्व अभिलेखों का अद्यतन संहारण, माने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको अप टू डेट मेंटेन करना, आज तारीख तक क्या स्थिति है। और दूसरा, भूधारियों को अद्यतन खाता पुस्तिका उपलब्ध कराना। सरकार अपने पास एक रिकॉर्ड रखेगी जिसमें कि हर रैयत का और उस रैयत से संबंधित जितना भी जानकारी उसके धारित भूमि का है वो, और उसके द्वारा देय लगान, ये सब का रहना चाहिए सरकार के पास। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये कानून बनाया गया। और उसी तरह से जो भूधारी है, यानी कि रैयत है, जो कृषक लोग हैं जिनके पास खेती है, उनको भी एक खाता पुस्तिका, पुस्तक के रूप में एक बना करके देना है कि आपके पास इतनी जमीन है और इसका इतना लगान है, इसके आप ही भूस्वामी हैं। तो वो कागज का बहुत महत्व है। वो कानूनी कागज कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाने का अधिकार दिया गया। अब उस प्रक्रिया में क्या करना था, जब ये प्रक्रिया चालू हो गई इस कानून के अंतर्गत, तो इस कानून के हिसाब से उसको क्या क्या बनाना था अंचलाधिकारी को। तो पहला तो चालू खतियान। अब चालू खतियान क्या है, माने करेंट खतियान। करेंट खतियान, करेंट खतियान, खतियान तो पहले बता चुके हैं सर्वे वाला इसमें लेक्चर में, कि पहले हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके पहले इस मुस्लिम पीरियड में थाकवत सर्वे, फिर कैडेस्ट्रल सर्वे, फिर रिविजनल सर्वे। ये तो सर्वे आप लोग को जान चुके हैं। उसके बाद जहाँ पर चकबंदी हुई तो चकबंदी में भी एक सर्वे हुआ, उसका भी खतियान बना। म्यूनसिपैलिटी का सर्वे हुआ म्यूनसिपल एक्ट में, तो वहाँ का खतियान बना। छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट के अंतर्गत सर्वे हुआ था, उसके अंतर्गत वहाँ खतियान बना। संथाल परगना में एक्ट बना तो उसका खतियान बना। वो सब खतियान के अलावे ये जब एक्ट बन गया म्यूटेशन एक्ट, अंचल अधिकारी को अंचल स्तर पर खतियान बनाना था, उसको चालू खतियान माना गया। करेंट खतियान भी लोग बोलते हैं, कोई कंटिन्यूअस खतियान भी बोल देते हैं। तो चालू खतियान का मतलब है कि आज की क्या स्थिति है, यानी कि वो सब खतियान बना अलग अलग समय में, कोई 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 25 साल पहले। तो आज की क्या स्थिति है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जिस आदमी के नाम से खतियान बन गया वो आदमी मर गया, उसका बेटा मर गया, उसका पोता मर गया, या उसका भी बेटा है या उसका भी पोता है मौजूद है, या उसने बेच दिया, बेचने के बाद या सरकार ने ले लिया, किसी प्रकार से उसके पास नहीं रहा, दूसरे के पास चला गया। तो ये सब पुराना खतियान देख करके आज के तारीख में जैसे बहुत सा पुराने खतियान के बाद झगड़ा झंझट हो रहा है और लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं कि ज़मीन हमारा दादा के नाम से खतियान में था,
CS खतियान में और फलाना आदमी अभी कब्जा में। अब इस बीच में क्या हुआ उसको पता ही नहीं, 100 साल के अंतर्गत कितना परिवर्तन हुआ पता नहीं। तो ये सब से बचने के लिए, विवाद से बचने के लिए ये प्रक्रिया बनाया गया और अधिकार अंचल अधिकारी को दिया गया कि आप चालू खतियान बनाएंगे। उसके बाद एक बनाएंगे अभिधारी खाता पंजी। अभिधारी खाता पंजी क्या हुआ? अभिधारी खाता पंजी मतलब कौन रैयत के पास कितना जमीन है और उसका खाता नंबर क्या है जो खतियान में मिला है, उसका एक अलग रजिस्टर बनाना है। और एक तीसरा रजिस्टर बनाना है खसरा पंजी। ये खसरा पंजी बनाना है, यानी कि हर रैयत का कौन कौन प्लॉट और कितना एरिया है उसके कब्जा में है, उसके जोत में है, इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना। तो 3 रजिस्टर मेंटेन करना। वो जो खतियान पहले बना सर्वे के टाइम में, वो तो कलेक्टर के ऑफिस में रहता है, लेकिन ये इस कानून बनने के बाद अंचल कार्यालय में चालू खतियान बनाने की व्यवस्था की गई, तो वो यहाँ अंचल में रहता है। इसलिए पुराना खतियान में और आज के खतियान में मिलान हेतु ये बहुत अच्छा कागज है। यहाँ से भी आपको चालू खतियान का नकल मिल सकता है और जानकारी ले सकते हैं। अब बनाने का आधार क्या हो गया? जैसे चालू खतियान बनाने का आधार तो ही हो गया जहाँ पर कि कोई सर्वे नहीं हुआ, सिर्फ एक ही सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो वहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है, वही आधार हो गया। वो आधार पर वो खतियान में वो एंट्री करेगा अंचलाधिकारी, उसी को आधार मान के उसी व्यक्ति का नाम वहाँ पर दर्ज करेगा। और जब खसरा पंजी बन जाएगा तो खेसरा पंजी के लिए क्या होता है? खेसरा पंजी के लिए अंचल अधिकारी कर्मचारी को आदेश देता है कि आप एक एक प्लॉट पर जाके उसको वेरीफाई कीजिए। जैसा कि शुरू में बताए थे, जब 50 में जैसी बहाली हो गया कर्मचारी का, तो जाता था स्पॉट पर बुझने के लिए, जिसको कि रजिस्टर में अंकित करता था, तो उसको बोझारत रजिस्टर बोलते थे। तो उसी तरह से जब ये कानून बन गया म्यूटेशन एक्ट 73 में, और अमेंडमेंट हो गया 75 में लागू हो गया, और फिर 83 में अमेंडमेंट हो गया और सब जगह लागू हो गया, तब से ये प्रक्रिया विधिवत पुनः चालू हो गई कि अंचल अधिकारी के आदेश से कर्मचारी हर प्लॉट पर जाता था। ऐसे भी कर्मचारी कलेक्शन के लिए गांव में जाता था, तो हर प्लॉट को वेरीफाई करके और एक रजिस्टर पर नोट करता था। वही रजिस्टर हो गया खसरा पंजी, और उसी के आधार पर खाता पंजी ऑफिस में बनता था। और उसी आधार पर अगर उसमें चेंज हो गया जो चालू खतियान में, तो उस व्यक्ति का जो CS खतियान में है नाम हटा करके, और जो अभी पाया गया उसका नाम चालू खतियान में अंचल अधिकारी इंटर करता था। इसका अगर मान लीजिए CS खतियान नहीं रहा उस समय, तो RS खतियान हो गया, माने रिविजनल सर्वे का खतियान, वो आधार हो गया चालू खतियान बनाने के लिए। और जहाँ चकबंदी हो गया तो वहाँ चकबंदी में जो खतियान बना वो उसका आधार हो गया। यानी कि CS, RS और चकबंदी खतियान, ये 3 आधार हुआ अंचलाधिकारी के लिए अंचल ऑफिस में चालू खतियान बनाने का। और चालू खतियान में जो सुधार करेगा, जो जांच करके खसरा पंजी बनाएगा कर्मचारी स्पॉट पर जा करके, तो उसके लिए अलग फॉर्म बनाया गया, उसके लिए रूल बनाया गया और रजिस्टर बनाया गया, वो सब उसी पर एंट्री करता था। अब बेसिस क्या था? तो इसके अलावे, खतियान के अलावे, पुराना अगर जमींदार का भी जमाबंदी, रिटर्न जमाबंदी जो मिलता था, तो एक तरह से वो जमाबंदी रजिस्टर जो रहता था, वो जमाबंदी रजिस्टर का ही एक्सट्रैक्ट रहता था जो वेस्टिंग रिटर्न में जमींदार लोग देता था। और उसके आधार पर जमाबंदी रजिस्टर 50 में कर्मचारी ने भी खोला बनाया, तो एक वो भी था। और अगर दाखिल खारिज रजिस्टर में भी इंटर होता था उस समय जब इंस्ट्रक्शन था, एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, तो जमाबंदी रजिस्टर या दाखिल खारिज रजिस्टर, ये दोनों जो कर्मचारी के पास रहता था, उसके आधार पर और तीनों खत में से कोई एक खतियान के आधार पर सब मिला करके चालू खतियान बनाया जाता था। और उसको अप टू डेट करने के लिए एक खसरा पंजी बनाया। उतना ही नहीं, कर्मचारी को एक रजिस्टर अलग से दिया जाता था, उसका भी फॉर्म बना हुआ है कि इस फॉर्म में रहेगा।
वो रजिस्टर का नाम है यादाश्त रजिस्टर, जो कर्मचारी के पास है। तो कर्मचारी अपने यादाश्त के लिए यानी कि मेमोरी के लिए, स्मरण करने के लिए वो जो प्लॉट पर जाता था, कई गांव में जाता है, कई तिथि में जाता है, और जो प्लॉट देखता है, नाम पूछता है, लिखता है, तो वो वेरीफाई उसको करने के लिए, याद को ताज़ा बनाने के लिए एक अलग रजिस्टर पर आता था। तो यानी कि पहले वो यादाश्त रजिस्टर में लिखता था और उसको फिर साफ करके खसरा पंजी में दर्ज करता था। खसरा पंजी के आधार पर अब अभिधारी का खाता पंजी बन जाता था, चालू खतियान बन जाता था। जब ये सब पूरी प्रक्रिया हो गई तब भूधारी को खाता पुस्तिका मिल जाता था। तो वो खाता पुस्तिका वो कानूनन विधि सम्मत है, मान्य है, उससे ही पता चलता है कि इतनी भूमि के मालिक ही है। इस आधार पर वो खाता पुस्तिका की मान्यता कानून में दी गई है। किसी भी कोर्ट में उसको देने पर ये प्रमाणित हो जाएगा कि इस जमीन के मालिक ये हैं, भूधारी ये हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी और एमपी और दूसरे राज्य में कुछ कानून ऐसा है कि वो खाता पुस्तिका टाइटिल का भी एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, स्वत्व का भी, वैसी मान्यता, वैसा प्रावधान चूंकि कानून में नहीं किया गया इसलिए वैसी मान्यता नहीं है। लेकिन ये प्रथम दृष्टि में ही प्रमाणित करता है कि इस भूधारी यही है और इनका कब्जा है, इनके जोत में है, सरकार इनको रैयत मानती है। तो अगर सरकार रैयत मानती है, इन्हीं का कब्जा है, तो स्वामित्व माना जाएगा और समझा जाएगा। लेकिन वो डायरेक्ट सीधे तौर पर स्वामित्व का वो प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है खाता पुस्तिका, एविडेंस ऑफ टाइटिल। जैसे कोई आदमी जमीन सेल डीड से खरीद लिया तो सेल डीड इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटिल, किसी को गिफ्ट मिल गया तो गिफ्ट डीड इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटिल। तो उस तरह का ये नहीं माना जाएगा। तो ये तो हो गया पुरानी प्रक्रिया और नए एक्ट में जो प्रावधान बना। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो एक्ट के अंतर्गत है, वो सिर्फ सरसरी निगाह से देखने की बात है। इसमें पहली बार जब म्यूटेशन एक्ट बना तो कुछ कुछ शब्दों का डिफिनेशन या कि परिभाषा दिया गया कि कंटिन्यूअस खतियान किसे कहते हैं। तो उसके लिए बताया गया कि जो फॉर्म बना हुआ है इस एक्ट के तहत, उस फॉर्म में जो खतियान बनेगा उसको ही कंटिन्यूअस खतियान कहेंगे। और फॉर्म्स का माने कि इस एक्ट में, म्यूटेशन एक्ट में वो फॉर्म दिया गया हुआ। ग्राम पंचायत का माने दिया हुआ है कि जो ग्राम पंचायत एक्ट में उसका माने है वही ग्राम पंचायत। दूसरा इसमें देखते हैं रजिस्टर 2 में होल्डिंग सब लिखा रहता है और रसीद में भी कहीं होल्डिंग लिखा रहता है। तो होल्डिंग का माने इसमें दिया गया कि कोई रैयत के पास कोई ज़मीन है या बहुत सारा ज़मीन है तो उसको होल्डिंग कहा जाएगा, वो रैयत का रैयती होल्डिंग है। कर्मचारी का माने हुआ जो कलेक्टर बहाल किया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो कर्मचारी है। ये सब मुखिया किसको कहते हैं। म्यूटेशन का माने क्या है कि जो इंट्री है कंटिन्यूअस खतियान में और टेनेंट्स लेजर में, यानी कि जमाबंदी रजिस्टर या रजिस्टर 2 में जो इंट्री है पहले से जो अंकित है उसमें अगर कोई चेंज होता है, ऑल्टरेशन होता है, सुधार होता है, तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। इसलिए म्यूटेशन के शुरू में भी लेक्चर में बोले थे दाखिल खारिज जो उर्दू में बोला जाता है, एक आदमी का नाम काटना दूसरे का नाम जोड़ना। और जिस रजिस्टर पर ये सब रहेगा दर्ज उसका म्यूटेशन केस रजिस्टर बोलते हैं। रैयत की परिभाषा इसमें अलग से नहीं बनाई गई, जो परिभाषा रैयत का पहले बता चुके हैं बीटी एक्ट और अलग अलग एक्ट में वही रहेगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट माने खतियान का जो परिभाषा है बीटी एक्ट में वही रहेगा। सारा कुछ परिभाषा जो पुराने एक्ट में है उसको इसमें रखा गया और कुछ को जिसका परिभाषा पहले से नहीं था उसमें दिया गया। अब इसमें अधिकारियों को उत्तरदायित्व दिया गया जिसका कि हालांकि अक्षरशः पालन नहीं किया गया, इसलिए बाद में थोड़ा और सुधार किया गया। तो क्या क्या अधिकार था। अंचल अधिकारी को यह अधिकार दिया गया था और ड्यूटी दिया गया था कि आप जो कंटिन्यूअस खतियान बनाइए और टेनेंट्स लेजर बनाइए और विलेज मैप भी बनाइए। मैप इसलिए बनाना जरूरी था कि, लेकिन इस पर पूरा अमल नहीं हुआ, काम नहीं हुआ कि अगर कोई एक आदमी है 1 बीघा का प्लॉट है और 4 बेटा में बांट दिया तो 4 टुकड़ा हो गया, तो उसकी स्थिति कैसे। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसको देखने के लिए वहाँ पर जाना जरूरी था कर्मचारी को, वेरीफाई करके तो नक्शा उस हिसाब से बनाना था। तो ये था। अब दूसरा ड्यूटी था क्या, जहाँ रजिस्ट्री होती है निबंधन ऑफिस में, निबंधन पदाधिकारी को ये ड्यूटी था कि जब भी आपके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जिससे कि टाइटिल पास करता, हस्तांतरण हो, हक हकीयत का हस्तांतरण हो, कब्जा दखल दूसरे को दिया जा रहा हो, तो उसकी सूचना आप अंचल अधिकारी को देंगे ताकि उस हिसाब से अंचल अधिकारी अपना सुधार कर सकें अपने अभिलेख में।
फिर सिविल कोर्ट में अगर कोई डिग्री हो जाती है और डिग्री में किसी को ज़मीन मिल जाता है और बंटवारा का डिग्री हो या नीलाम हो जाए या दखल दहानी सिविल कोर्ट के द्वारा हो जाए, तो सिविल कोर्ट का भी ड्यूटी दिया गया है कि डिग्री का, डिलीवरी ऑफ पोजेशन का या सेल सर्टिफिकेट का इस सूचना अंचल अधिकारी को दे दें, ताकि उस आधार पर अंचल अधिकारी स्वयं अपना रजिस्टर में एंट्री कर दें। उसी प्रकार से जहाँ पर सर्टिफिकेट केस होता था, जैसे एसडीओ कोर्ट में जितना भी मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ सर्टिफिकेट केस होता है, जो पब्लिक मनी के लिए, जो सरकारी पैसा के वसूली के लिए क्या होता है आजकल, तो उसमें बैंक का, नगर पालिका का, बिजली ऑफिस का, ये सब जितना भी किराया है वो पब्लिक मनी में, वो परिभाषा में उसके एक्ट में सुधार करके बहुत तरह का केस होने लगा। तो उसमें अगर कोई ज़मीन नीलाम हो गया वहाँ पर एसडीओ कोर्ट के और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इजलास से, और वहाँ से खरीद लिया कोई आदमी, तो उसका भी सूचना देने का उसी को अधिकार था। अब लैंड एक्विजिशन के हिसाब से भू अर्जन विभाग से कलेक्टर द्वारा कोई भू अर्जन कर लिया जाता है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट है। तो जब भू अर्जित हो गया तो जिस सरकार के द्वारा किया गया, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उसकी संपत्ति हो गई, और बाद में वो जिसको दे तो उसको भी सूचना देना है अंचल अधिकारी को, ये भी प्रावधान बनाया गया। उसके अलावे कलेक्टर को भी ये दिया गया ड्यूटी कि आपको भी सूचना देना है अंचल अधिकारी को, बड़ा अधिकारी रहते हुए भी। अगर कोई लोक भूमि है, पब्लिक भूमि है, आम भूमि है, उसमें इंक्रोचमेंट हो गया, इंक्रोचमेंट होने के बाद उसको हटा दिया गया और सरकार के पास आ गया, तो उसकी सूचना देनी है। कोई लैंड सीलिंग एक्ट में सरकार ने ज़मीन रैयत का ले लिया, सरप्लस लैंड घोषित कर दिया, तो सरकार की ज़मीन होगी, तो उसकी भी सूचना अंचल अधिकारी को दी गई है। उसी तरह से कोई सिंचाई योजना में सरकार ने ज़मीन का कब्जा ले लिया तो उसकी भी सूचना देनी है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि रहने के लिए बांस की भूमि दी गई हो, बंदोबस्ती की गई हो, तो सरकार को उसकी भी सूचना देनी है। उसी तरह से कोसी एरिया में एक कोसी एरिया रिस्टोरेशन लैंड एक्ट होता था, वहाँ पर रिस्टोर किया जाता था, जिसे ज़मीन में चला गया उसके लिए अलग कानून था, तो उसकी भी सूचना दी जाती थी। छोटा नागपुर में भी अलग ज़मीन जब एक्वायर होता था तो उसकी सूचना भी दी जाती थी। अगर कोई दर रैयत है, माने कि रैयत के अंदर रैयत है, यानी कि सिकमीदार या पट्टेदार, उसको कोई कब्जा कर दिया, उसके बाद फिर उसको डीसीएलआर कोर्ट से उसको आदेश मिल गया कब्जा दखल देने का, तो उसकी भी सूचना देने का था। ये सब प्रावधान बनाया गया था इस एक्ट में। और ये सब प्रावधान के बाद सब तरह से जब सूचना मिल गई, और उसके और भी था, भूदान यज्ञ में जब अगर कोई व्यक्ति दान देता था तब भूदान यज्ञ कमेटी जो उसका मालिक बन जाता था वो ज़मीन का, उसको भी सूचना देना था अंचल अधिकारी को। उसके अलावे जो था बंटवारा अगर हुआ, अगर कोर्ट से हुआ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से हुआ, या किसी भी प्रकार से हस्तांतरण हुआ, इजारा हो गया, गिफ्ट हो गया, यानी कि दान में आया या उत्तराधिकार में आया, ये सब के लिए तो डायरेक्ट एप्लीकेशन देना पड़ता था। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया, या तो सक्सेशन से या ट्रांसफ़र से, तो वो डायरेक्ट पिटीशन अंचल अधिकारी के यहाँ देगा। और रिपोर्ट मांगने के लिए इसमें बनाया गया था कि मुखिया, सर्किल इंस्पेक्टर और कर्मचारी, इन लोग से भी बंटवारा का या और अन्य प्रकार का रिपोर्ट प्राप्त किया जा सकता था, उन लोग को भी अधिकार दिया गया था, और वो भी इन्फॉर्म कर सकता था मरने के बारे में या बंटवारा के बारे में या वसीयत के बारे में या लैंड एक्विजिशन के बारे में, जितना प्रक्रिया था उस सब के बारे में उन लोग को भी सूचना देने का अधिकार दिया गया था। अब जब ये सब सूचना अंचलाधिकारी के यहाँ गया या अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन पड़ गया म्यूटेशन के लिए, तो सभी की प्रक्रिया एक ही थी, और उसी प्रक्रिया के हिसाब से अंचलाधिकारी उसमें आदेश करते थे। अगर अंचलाधिकारी के आदेश में त्रुटि हुई, जो पार्टी उससे सहमत नहीं हुआ, विक्षुब्ध हुआ, तो उसको अपील फाइल करने का अधिकार दिया गया, जो डीसीएलआर के यहाँ अपील होता था, और उसकी समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई थी। 30 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकता था। उसके बाद अगर उससे भी कोई पार्टी क्षुब्ध हो गया तो वो रिवीजन मुकदमा होता था, कलेक्टर के यहाँ होता था, कलेक्टर के यहाँ दे सकता था। बाद में उसमें फिर सुधार कर दिया गया, एडिशनल कलेक्टर को भी पावर दिया गया, लेकिन पहले सिर्फ कलेक्टर को पावर था।
उस कलेक्टर के बाद फिर कमिश्नर के यहाँ भी रिवीजन होता था। वो प्रावधान बहुत दिन तक रहा, लेकिन बाद में 75 में उसको भी सुधार करके कमिश्नर के पावर को ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से म्यूटेशन की प्रक्रिया होती थी। लेकिन बहुत से लोग, अगर बहुत हाईली कंटेस्टेड मैटर रहता था तो वो चुप नहीं बैठते थे। तो जिस समय कमिश्नर का होता था तो कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध, या कमिश्नर का पावर खत्म हो गया तो कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाते थे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा कोर्ट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीनियर IAS अफसर जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, उन रैंक के अफसर बैठते हैं, उन लोगों को पावर था उसको देखने का, रिविजनल जुडिक्शन में और सुधार करने का। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो होता था वो वहाँ पर एक अलग से एप्लीकेशन पड़ता था म्यूटेशन की प्रक्रिया। अब है क्या कि कानून एक बन गया, उससे लैंड ट्रिब्यूनल एक बन गया, तो बिहार लैंड ट्रिब्यूनल एक्ट बना 2009 में। तो अब जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं, अब सीधे लैंड ट्रिब्यूनल में चला आता है। और लैंड ट्रिब्यूनल के अगर कोई आदेश हो गया तो उसके आदेश के बाद हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट से भी अगर कोई विक्षुब्ध हो गया तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अलग अलग उसका मापदंड है। यानी कि अगर म्यूटेशन का लड़ाई आज के तारीख में और इस नया एक्ट में, वो तो बाद के लेक्चर में बताएंगे नया एक्ट का, अभी हम लोग पुराना एक्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो पुराना एक्ट में भी कोई कंटेस्टेड मैटर जो था तो अंचल अधिकारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था। तो ये आज का व्याख्यान में इतना ही रहा। म्यूटेशन का उद्देश्य क्या था, म्यूटेशन की प्रक्रिया थी क्या थी, और 3 विभिन्न कालखंडों में किस प्रकार से उसमें सुधार किया गया, परिवर्तन आया, और उसकी क्या आवश्यकता थी, और अब उसका क्या लाभ हानि है, ये सब के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी दी गई है। हम समझते हैं कि बहुत सारे प्रश्नकर्ताओं ने कई तरह का प्रश्न किया था, उस सभी के प्रश्नों का भी हल इस व्याख्यान में आज हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगले पार्ट में जो नया म्यूटेशन एक्ट, यानी कि इसके बाद जो एक्ट बना, उसके प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।